नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। जब भी कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि डॉक्टर ही गंभीर और खतरनाक बीमारियों से बचाते हैं। डॉक्टर को यूं ही भगवान के समान दर्जा नहीं दिया जाता है, उसके पीछे उनकी मेहनत होती है। एक व्यक्ति जब किसी भी बीमारी का शिकार होता है और उसके साथ कोई दुर्घटना होती है या फिर वो किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आता है, ऐसे मुश्किल भरे वक्त में डॉक्टर ही उन्हें ठीक करते हैं और एक नई जिंदगी देने का काम भी वो करते हैं। कोरोना काल में डॉक्टर्स की महत्व को हर किसी ने पहचाना है और दुनिया ने ये देखा है कि कैसे डॉक्टर्स ने दिन रात काम करके मरीजों की जान को बचाया है। अब डॉक्टर्स के सम्मान में ही हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है और हमारे साथ भी डॉक्टर्स का पैनल मौजूद, जो कि हमारे साथ सबसे कुछ देर में जुड़ेगा और उनसे हम जानेंगे कि कोरोना काल में किन परिस्थितियों का सामना इन डॉक्टर्स को करना पड़ा है। तो आज डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है और डॉक्टर्स को इंडिया न्यूज़ अपना आभार जता रहा है, लेकिन डॉक्टर्स डे पर डॉक्टरों के सामने किस तरीके से इस कोरोना काल के अंदर चुनौतियां रहीं, क्योंकि हम और आप तो अपनी परेशानियों के समाधान के लिए डॉक्टर के पास पहुंचे, लेकिन डॉक्टर्स इस कोरोना काल में किस तरीके से उन तमाम परेशानियों से जूझते हुए न सिर्फ आपको उन्होंने स्वस्थ किया, बल्कि अपनी जान को भी जोखिम में डालते हुए और फ्रंट लाइन में सबसे पहले अगर कोई आपकी मदद के लिए था तो वो डॉक्टर्स थे। तो आप डॉक्टर अपना खुद का कैसे ख्याल रखते हुए नजर आए इस कोरोना काल में? डॉक्टर के बिना कोरोना को हराना नामुमकिन था और इसलिए आज डॉक्टर्स डे पर लगातार इंडिया न्यूज़ उन तमाम डॉक्टर्स को सलाम कर रहा है जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना हम सभी को इस कोरोना के सेकेंड वेव से बाहर निकालने का काम किया है। एक बहुत बड़ी भूमिका जो कि डॉक्टरों ने अदा की है, इनको जितना शुक्रिया किया जाए उतना कम है और लगातार डॉक्टर्स के साथ हमारी चर्चा जारी है। तो लगातार इंडिया न्यूज़ डॉक्टर्स को आज सलाम कर रहा है, चूंकि आज डॉक्टर्स डे है और डॉक्टर्स डे पर डॉक्टरों के सामने किस तरीके से इस महामारी के दौरान जो चुनौतियां थीं वो बरकरार थीं, उन चुनौतियों से कैसे निपटते हुए उन्होंने आपको और हमको सभी को इस बीमारी की जद से बाहर निकाला है। आज इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। डॉक्टर मनोज अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनका ही मैं सीधे रुख कर लेता हूँ। अध्यक्ष हैं IMA बरेली के। बहुत स्वागत है सबसे पहले तो डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल जी आपका, और आज डॉक्टर्स डे पर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। यही एक दिन होता है साल में। जी 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 डॉक्टर मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा थोड़ा सा एक्सपीरियंस आज आप अपना आज जरूर शेयर करें, क्योंकि कोरोना काल के दौरान बहुत बार हम लोगों ने डॉक्टर्स के साथ जो है OPD के माध्यम से और तमाम जो पेशेंट्स रहे जुड़े उनके समस्याओं के बारे में हम लोगों ने जाना, उनकी समस्याओं का निवारण आप लोगों ने किया। लेकिन कोविड के सेकेंड फेज के अंदर या सेकेंड वेव के अंदर आप लोगों ने किन चुनौतियों का सामना किया और कैसे उन चुनौतियों से निपटते हुए लोगों की आप लोगों ने मदद की, मैं चाहूंगा कि आप बताएं। देखिए, हम अगर शुरू करें तो हम तब शुरू करें जब पहली वेव आई थी। बिल्कुल शुरुआत जब हुई थी, देश के अंदर लॉकडाउन हुआ था, तो उस समय एक भय की स्थिति थी पूरे देश में कि कोविड बड़ी खतरनाक बीमारी है। और हम बाहर की वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर देख रहे थे कि कितना बुरा हाल हो रहा था। अमेरिका हो, चाहे स्पेन हो, चाहे इटली हो, कैसे वहां पे भयानक मंजर हम लोग देख रहे थे और बिल्कुल भयभीत थे। और लॉकडाउन में हम लोग यहाँ पे थे और हमारे पास कोई संसाधन उस समय देश में नहीं थे, ना तो जांच के थे, ना इलाज के थे, ना दवाई के थे, ना इंफ्रास्ट्रक्चर था हमारे पास, PPE किट वगैरह भी नहीं थी। उसके बाद बहुत ही जल्दी सारी चीजें उपलब्ध होती चली गई और फिर पहली वेव आई। लेकिन पहली वेव से हम डट के मुकाबला करा गया। फ्रंटलाइन वर्कर्स के स्तर पे, सरकार के स्तर पे, हेल्थ केयर वर्कर्स के स्तर पे सभी लोगों ने इसमें योगदान दिया और वो धीरे धीरे कंट्रोल कर ली गई। और उसके बाद हमको लगा कि हमने कोरोना पे विजय पा ली और कोरोना हमारे यहाँ करीब करीब खत्म हो चुका है। बहुत कम केस हमारे यहाँ फरवरी में बचे हुए थे। एकाएक मार्च में केसेस बढ़ने शुरू हुए और उसके बाद में दूसरी लहर जो आई बहुत ही भयावह बवंडर की तरह आई। और जिस तरह से एक बवंडर होता है कि तेजी से उठता चला जाता है और बेकाबू होता चला जाता है, वैसे ये वेव होती चली गई और हमारे सारे संसाधन घुटे पड़ने लग गए। हम सब लोग रोज क्या सारे दिन और सारी रात यही चर्चा करते थे कि भाई इतने केस बढ़ रहे हैं, इतने मरीज आ रहे हैं, हम कैसे उनकी केयर करें। उधर हमारे शुभचिंतक, हमारे घर वाले हमारे लिए चिंता करा करते थे कि कैसे आप लोग अपनी रक्षा करेंगे।
कैसे आप अपने परिवार की केयर करेंगे। तो यही सारे इश्यूज चला करते थे कि कैसे हम संसाधन बढ़ाएं, कैसे हम मरीजों की और रक्षा करें, कैसे हम उनका इलाज करें, क्या हम कर सकते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, चाहे बेड्स की व्यवस्था हो, चाहे वेंटिलेटर की व्यवस्था हो। तो रोज एक लड़ाई रहती थी, दिन रात लड़ाई रहती थी। प्रशासन ने पूरा साथ दिया, हमें सरकार ने पूरा साथ दिया, और अल्टीमेटली उसके अंदर नुकसान तो बहुत हुआ। हमारे बहुत सारे साथी डॉक्टर की कुर्बानी गई। सेकेंड वेव में 750 डॉक्टरों ने अपनी कुर्बानी दी, जिसमें से 5 मेरे बरेली आईएमए के मेरे साथी हैं, जिन्होंने इस कोरोना में अपनी शहादत दी है, अपनी जान दी है उन्होंने। उसका हमें बहुत ज्यादा दुख है। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को खोया है, फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में ज्यादा खोया है। तो सबकी हमें बहुत ज्यादा तकलीफ है। तो इस डॉक्टर्स डे पे तो हम उनको याद करके उनका नमन कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और साथ में कहीं ना कहीं हमारे मन में तसल्ली है कि हाँ, हम लोग जो कर पाए अपने मरीजों के लिए ज्यादा से ज्यादा, वो हम कर पाए, उसका हमें एक सेटिस्फेक्शन है कि हाँ, हमारे पास रात में 2 बजे भी कॉल आई, 3 बजे भी कॉल आई, बेड चाहिए, मरीज के लिए व्यवस्था चाहिए, कुछ चाहिए। तो वो सब हम लोग अपने भरसक प्रयास हम लोग ने करे। बीमारी चाहे जितनी भी भयंकर थी, जितनी भी वेव आई, और धीरे धीरे वो काबू में आती चली गई। अब वैक्सीनेशन ही है, तो वैक्सीनेशन पे अब जोर है। जब वेव कम हो गई है तो हम लोग हर किसी को यही पाठ दे रहे हैं कि भाई अपना टीकाकरण करवाइए। टीकाकरण के केंद्र खोले हुए हैं सब जगह, उस जगह हम प्रमोट कर रहे हैं सबको। जो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, जो समाज में लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, अब उनको भी कह रहे हैं कि टीकाकरण पे अपना ध्यान दें। और साथ में सबको यही कहते हैं कि भाई मास्क जरूर लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, और सैनिटाइजेशन पे, हैंड वॉश पे, इस सब पे हम लोग का जोर रहता है। पूरी आईएमए ने एक ये मुहिम करी हुई है कि हर क्लिनिक, हर अस्पताल में आप जाएंगे तो आपको एक बैनर पोस्टर दिखाई देगा जहां पे ये चीजें साफ साफ लिखी हुई हैं। और हम और हमारे कर्मचारी हर मरीज को इस चीज के लिए जोर देते हैं। जब कोई आता है तो सबसे पहले हम ये पूछते हैं, टीकाकरण की आपकी क्या स्थिति है, आपने वैक्सीनेशन करवाया, नहीं करवाया। यदि नहीं करवाया है तो पास के केंद्र में हम उन्हें प्रेरित करते हैं कि आप जाके अपना टीकाकरण करवाएं, सुनिश्चित कराएं। मास्क यदि नहीं है तो मास्क देते हैं, सैनिटाइजर के लिए बताते हैं, डिस्टेंसिंग के लिए उनको हम बताते हैं। डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी, इन विषयों पर भी मैं चर्चा थोड़ी आपसे जरूर करूंगा, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते और डॉक्टर मनोज अग्रवाल से अगर मैं ये समझना चाहूं कि कोरोना काल के दौरान फर्स्ट वेव से लेकर के सेकंड तक, और अभी चूंकि थर्ड का भी प्रिडिक्शन हो रहा है, फैमिली को मैनेज करना, फैमिली को समय दे पाना, और फैमिली के कंसर्न भी उसी तरीके से होते हैं जैसे आम शख्स के होते हैं, हमारे और आपके सबके वही कंसर्न है। लेकिन कैसे उन सारी चीज़ों को आप लोगों ने मैनेज किया? चूंकि एक तो एक तरफ आपका प्रोफेशन है, उसके लिए आपको आगे जाना है, लोगों की जो मदद है वो करनी है, उनका इलाज करना है, लेकिन फैमिली के साथ और अपने प्रोफेशन को, उन दोनों चीज़ों को कैसे आप लोग बैलेंस कर पाए? मैं चाहूँगा कि पहले इसको आप बताएं। हमारी फैमिलीज हमको हीरोज की तरह देखती हैं, बहुत सपोर्टिव रही हम लोग की फैमिलीज कि आप लोग इस समय वो कर रहे हैं कि भगवान ने आपको वो दिया हुआ है, एक पेडेस्टल दिया हुआ है जहाँ पे कि आप लोग वो वर्क कर पा रहे हैं मैनकाइंड के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। और वो काम आप करिए, भले ही आपको हमसे अलग रहना पड़े, दूर रहना पड़े। रिस्क अगर ले भी रहे हैं तो याद दिलाते रहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, मास्क पहन के रहना, ध्यान से रहना, संभल के रहना, अपने पेशेंट्स की रिपोर्ट जरूर कराते रहिए, बहुत ध्यान रख के काम करिए। काम तो आपको करना ही है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करना है। घर परिवार में भी लोग बाग सुरक्षित रहते थे। हाँ, चिंता हम लोग को जरूर रहती थी। घर में बूढ़े माँ बाप हैं, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, किसी को डायबिटीज है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को दमे की दिक्कत है। वैक्सीन तब तक आई नहीं थी जब तक फर्स्ट वेव थी। हम लोग जाते थे, अस्पतालों में जाते थे, क्लिनिक्स में जाते थे, कोविड ड्यूटीज करके आते थे, और फिर वापस क्वारंटाइन में भी रहते थे। फिर अल्टीमेटली घर तो जाना ही होता था। छोटे बच्चों में, अपनी फैमिली में, बुजुर्गों में कहीं ना कहीं तो थोड़ी मिक्सिंग होती थी, तो एक संशय की स्थिति में रहती थी, और कहीं ना कहीं उससे कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ होगा और हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमैनिटी की, उसके आगे ये एक छोटी कॉस्ट थी जो हम सब लोगों ने अदा करी है। डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी, अगर मैं ये चीज़ भी आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँ, चूँकि अगर मुझे स्ट्रेस हो रहा है या मेरे किसी परिचित को या आपके जो भी पेशेंट हैं वो तो डॉक्टर का रुख कर लेते हैं, और हम लोगों ने देखा कि कोविड काल के दौरान फिजिकली तो लोग टायर्ड थे, लेकिन स्ट्रेस इतना ज़्यादा था, मेंटली बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो रहे थे, साइकोलॉजिकल बड़ा इफेक्ट हो रहा था। एक डॉक्टर होने के नाते उस सिचुएशन को आप लोगों ने कैसे हैंडल किया, या अगर मैं आपसे समझना चाहूँ कि आपने अपने स्ट्रेस को कैसे कम किया, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, कैसे किया आपने, अगर मैं ये आपसे समझना चाहूँ तो?
हमारा स्ट्रेस तो मरीजों की सेवा करके ही कम हो जाता था। एक बार मरीजों के बीच में आ जाते थे तो स्ट्रेस भूल जाते थे हम्म। कि मरीजों की समस्याएं इतनी होती थी कि अपनी कोई भी अगर मेंटल स्ट्रेस या कोई भी दुविधा दिमाग की होती थी तो उनकी समस्या के आगे खत्म हो जाती थी। देखते थे कि पूरे पूरे परिवार ग्रसित हैं, संक्रमित हैं, कैसे उनके बच्चे उस समय काम कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, कैसे उनकी व्यवस्था हो रही होगी। तो वही चिंता इतनी मन को घेर लेती थी कि कैसे हम इनकी मदद करें, कैसे ये सही हों। एक हस्बैंड वाइफ है, वो संक्रमित हो गए, घर में छोटे बच्चे हैं और कोई नहीं है, बुजुर्ग माँ बाप हैं, वो संक्रमित हो गए, नासमझ यंग हैं, मैरिड लड़के, लड़का लड़की हैं, उनके बुजुर्ग माँ बाप संक्रमित हो गए, वो चिंता में आ गए। तो ऐसे इतने इश्यूज हमारे सामने आए, बार बार लगातार रोज ही आते रहते थे। कोई सीरियस हो गया, किसी का ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत गिर रहा है, किसी क्या कोई ट्रेजेडी हो गई है। तो इन्हीं चीजों के बीच में सेवा भाव के अंदर ही हम लोग इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते थे कि अपने टेंशन तो हम लोग भूल ही जाते थे, बहुत छोटे लगते थे अपने टेंशन। नहीं, ये बहुत बड़ी बात मनोज जी आप कह रहे हैं कि अपने टेंशन को पीछे रखते हुए और लोगों की सेवा, और इसीलिए धरती पर भगवान का अगर दर्जा किसी को दिया जाता है वो तो आप लोग हैं। लेकिन मनोज जी एक चीज और मैं थोड़ा सा इसमें छोटी बात, मैं आपकी बात रोककर कहूंगा, कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे भाव भगवान अपने आप दे देते हैं, जब वो जिम्मेदारी देते हैं तो उसके तरीके भी अपने आप दे देते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी, और इसलिए आप लोगों की सेवा भी इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आप जिस पॉजिटिव वे से आपने बताया आप काम कर रहे थे, ये एक बहुत बड़ा कारण था इसके और पीछे। इस बीच में आपको बताऊं, जो शुभचिंतक बड़े बुजुर्ग रिश्तेदार होते हैं, उनके फोन भी आते हैं हम लोगों के पास में कि बेटा क्या कर रहे हो, अपना संभल के रहो, दूर रहो, संक्रमित हो जाओगे, तुम्हारा भी घर परिवार है। तो उनको भी हम लोग को समझाने पड़ता था कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग को जिम्मेदारी उठानी है, हम लोग अपना ध्यान रखेंगे, पूरे प्रिकॉशन से हम लोग काम करेंगे और आप चिंता नहीं करिए, हम लोग अपना ध्यान रख लेंगे। फिर उसके बाद में जब वैक्सीन आई तो वैक्सीन को लेकर कुछ लोगों ने संशय बनाए। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को लगी, तो अलग अलग तरीके के र्यूमर्स आए, भ्रम आए, समाचार आए। उसके बावजूद हम लोगों ने अपने आप को आगे करा कि नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि वैक्सीन फायदेमंद होगी, और हम लोगों ने सबसे पहले अपने आप को आगे बढ़ाया, इसके लिए हमने लगवाई। पूरे हिंदुस्तान के सारे जो डॉक्टर्स हैं, सबसे पहले उन्होंने लगवाई हेल्थ केयर वर्कर्स ने जी इंडिया में जी। और उन्होंने सबको ये एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया कि नहीं, ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और इस वैक्सीन को लगवाने से कोई दिक्कत नहीं है। हम सारे हिंदुस्तान के डॉक्टर्स इस वैक्सीन को सबसे पहले लगवा रहे हैं, आप लोग पूरे हिंदुस्तान की जनता निश्चिंत रहिए, इस वैक्सीन से कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो ईश्वर ने ऐसी ऐसी शक्ति दी है कि ये जो आप टेंशन की बात कह रहे हो, ये तो बहुत पीछे रह गए। किस तरीके के काम तक करने की शक्ति ईश्वर ने हम लोगों को दी है। बिल्कुल, इसीलिए आप लोग सैल्यूट के भी पात्र हैं। लगातार हम लोग भी आपको सलाम कर रहे हैं कि आप लोगों ने जिस तरीके से इस कोविड के दौर में अपनी भूमिका को निभाया, उसको शब्दों में पिरो पाना मेरे लिए भी असंभव है। लेकिन आप लोग ने, बिल्कुल आप लोगों के आशीर्वाद और आप लोग के द्वारा दी हुई शक्ति है ये, जिसके कारण ये सारी चीजें संभव। नहीं, बिल्कुल, हम लोग का जो अपना खुद का दायित्व है उसको तो निभा ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। एक चीज डॉक्टर मनोज जी मैं और थोड़ा सा इसमें आपसे जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी आपने सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात की, और आईएमए के अध्यक्ष होने के नाते बरेली के लिहाज से अगर मैं समझना चाहूं, आप डॉक्टर की जो सिक्योरिटी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके पीछे भी पूरी फैमिली है, और अगर वही हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स अगर इन्फेक्टेड हो रहे हैं या अगर उसमें कोई और ज्यादा उनको कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, उस सिक्योरिटी और सेफ्टी को आप लोगों ने इंश्योर कैसे किया और भविष्य में भी कैसे, क्योंकि अभी भी प्रेडिक्शंस हैं थर्ड वेव को लेकर के, इसको कैसे आप लोगों ने इंश्योर किया, इसके लिए क्या आप लोगों की तरफ से किया गया, अगर इसको आप बता पाएं। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो हम लोगों ने वैक्सीनेशन को हाथों हाथ लिया, एक्सेप्ट करा। इस समय मैं गर्व से कह सकता हूं कि बरेली में मेरे 100% आईएमए मेंबर्स वैक्सीनेटेड हैं। कोविड वैक्सीनेशन 100% आईएमए मेंबर्स को लग चुका है, उनके परिवारों में सबको लग चुका है, और हमारे सारे स्टाफ को भी लग चुका है, हम लोगों ने सुनिश्चित कर लिया है। तो सबसे बड़ा बचाव तो ये है। उसके अलावा हम लोगों ने स्टेप्स बनाए, प्रोटोकॉल बनाए हैं कि कोविड का इन्फेक्शन प्रोटोकॉल का एक बिहेवियर है, जिसमें कि हम हर किसी को प्रेरित करते हैं मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी रखें, और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, और जहां हाथ धोने के मौका है वहां हाथ को धोते रहें। तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना, उसको सिखाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, और कोविड का वैक्सीनेशन जितना वाइड स्प्रेड हो सकता है। जो पेशेंट हमारे पास आया, टीका लगवाया नहीं लगवाया, जो मरीज आया हमारे पास एडमिट हुआ, भाई जांच करा लो,
कोविड की जांच करा लो, उसकी जांच की सुविधा हर माध्यम से इतनी इजी हो गई है, इतनी आसानी से जांच हो जाती है कोविड की। हर जगह बरेली में कितनी जगह ऐसी हो गई जहां आरटीपीसीआर हो रहा है, जितना अभी यूरोप के अंदर सुविधा नहीं है आरटीपीसीआर होने की। मेरे कुछ रिश्तेदार वहां रहते हैं, मेरा भांजा रहता है नीदरलैंड्स में, मेरी भांजी रहती है स्विट्जरलैंड में। वहां इतनी सुविधा से इतनी जल्दी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नहीं मिलती जितनी बरेली में मिल जाती है। जितने सस्ते में और जितनी जल्दी आप सुबह कराइए जांच, दोपहर में मिल जाती है बरेली में आरटीपीसीआर। और मैं गिन नहीं पा रहा हूं, इतनी जगह बरेली शहर में आरटीपीसीआर की जांच हो जाती है। तो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है कोविड टेस्टिंग का, ट्रैकिंग का। तो क्या है, टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रैक। ये तो हो गया संक्रमित के लिए कि जो संक्रमित हो गया उनको हमने देख लिया, जल्दी से जल्दी हमने पकड़ लिया और आइसोलेट कर दिया। जी जी जी। अब बाकी संक्रमित ना हो इसके लिए टीकाकरण हो गया और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हो गया। तो इन सारी चीजों को हम फॉलो करते हुए, हम कोविड से बचाव करते हुए, देखिए कोविड खत्म करना नहीं करना किसी के हाथ में नहीं। वेरिएंट बदलते रहेंगे, वायरस अपना स्वरूप बदलता रहेगा। कभी बीटा है, कभी डेल्टा है, कभी डेल्टा प्लस है। लेकिन हम अपने उससे विजय कैसे पा सकते हैं? हम अपने वैक्सीनेशन से और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर से उस पर विजय पा सकते हैं। तो इन सारी चीजों को जितना रिलीजियसली, जितना अच्छे से हम सब लोग फॉलो करेंगे, हमारा जो भी रोल है कर सकते हैं, उसी से हम इस पे विजय पा सकते हैं। आज की तारीख में हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हम इकट्ठे एक जगह नहीं हो ज्यादा लोग, जहां पे भी हो अपनी डिस्टेंसिंग प्रॉपर रख के, हैंड सैनिटाइजेशन करके, भीड़ में जाए तो मास्क अवश्य लगाएं। अकेले अपने घर में बैठे, कमरे में बैठे, मास्क हटा सकते हैं। तो इन सारी चीजों को रिलीजियसली फॉलो करें। हम लोग ऑपरेशन थिएटर के अंदर पूरी पीपीई किट पहन के, सारा सैनिटाइजेशन करके, फिर उसके बाद में ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन से पहले सैनिटाइजेशन करते हैं, ऑपरेशन के बाद सैनिटाइजेशन करते हैं। तो हर लेवल पे हम लोग प्रोटेक्शन फॉलो करते हैं, जिससे कि हम अपने आप को और अपने मरीजों को संक्रमित होने से बचा कर रखें। बिल्कुल। डॉक्टर मनोज जी, आपने चूंकि दो बातों का जिक्र किया, मैं सिलसिलेवार ढंग से ये दोनों ही बातें फिर आपसे समझना चाहूंगा। एक तो आपने कहा कि जो वैक्सीनेशन है इस समय सबसे कारगर हमारे पास एक हथियार के तौर पर हम इसको कह सकते हैं, कोविड से हमको लड़ना है। दूसरा ये है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, इन दोनों को ही अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, एक तो वैक्सीनेशन वाले पार्ट में चाहे मैं डॉक्टर्स के लिहाज से, पैरामेडिकल स्टाफ के लिहाज से आपसे जानना चाहूं तो थोड़ा वो बताइएगा। और दूसरा बरेली के अंदर भी वैक्सीनेशन को लेकर के, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि सोशल साइट्स के ऊपर भी या वर्बली भी कुछ इस तरीके की बातें बहुत ज़्यादा समाज के अंदर थी कि लोग भ्रमित हो रहे थे, डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, वैक्सीनेट कराने के लिए नहीं जा रहे थे। तो उस स्तर पर या इस तरीके की जो बातें, इसको आप कैसे देखते हैं? वैक्सीनेशन के लिए लोगों को कैसे और आगे आना चाहिए, उसमें आप लोगों की भूमिका, और दूसरा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में लोगों के लिए आप क्या कह सकते हैं? क्योंकि जैसे हम लोग देख रहे हैं कि चीज़ें अनलॉक हो रही हैं, कुछ लोग अभी भी बिना मास्क के या बिना सोशल डिस्टेंसिंग के दिख जाते हैं, समझने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे लोगों के लिए भी आप क्या कहेंगे? इन दोनों ही विषयों को थोड़ा सा और बढ़ाएं आगे। देखिए, सबसे पहली चीज हम करें वैक्सीनेशन की, और वैक्सीनेशन में भ्रमित होने की बात। भ्रमित होना, जहां तक मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में जरूर कुछ लोग भ्रमित हुए थे, और अब मैं देख रहा हूं कि वैक्सीनेशन को लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। मैं रामपुर बाग में रहता हूं बरेली में जी, और हमने रामपुर बाग में हमारा एक अग्रसेन पार्क, एक सेंट्रली लोकेटेड स्थान है, वहां पे सेंट्रली लोकेटेड है, एक ओपन में है, और वहां पे एक हमारा छोटा सा कमरा और टीन शेड है, वहां हमने एक वैक्सीनेशन सेंटर बनवा रखा है। तो रोज वहां पे 300, 350, 400 लोग आके टीकाकरण करवाते हैं। कहीं से भी आते हैं, करवाते हैं। बरेली में इस तरीके के अनेक चल रहे हैं। और जैसे मैं भी मरीज से पूछता हूं, या मैंने अपने घर में डोमेस्टिक हेल्प से पूछा, अपने जो काम करने वाले हैं, जो घर में काम करते हैं, जो मेरा कर्मचारी हैं, कर्मचारी से पूछा घर में तुम्हारे भाई बहन हैं, माता पिता हैं, सब है, तो अब कोई भी मेरे को नकारात्मक जवाब नहीं देता, सकारात्मक ही देते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो वैक्सीन को लेकर संशय था और जो रेजिस्टेंस थी, वो अब मैं नहीं देखता। तो ये मैं एक बड़ी अच्छी चीज है जो मैं ये देख रहा हूँ कि वैक्सीन की अब एक्सेप्टेंस यूनिवर्सल हो गई। और दूसरी चीज जो आपने कहा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की, हाँ ये जरूर एक चिंता की बात लगती है। जब हम निकलते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगाते हैं, जो दूरी नहीं मेंटेन करते हैं। तो इन चीजों के, ये एक चिंताजनक चीज है और इस चीज पे लोगों को ध्यान देना चाहिए। हमें लगातार कोशिश करनी चाहिए समाज को जागरूक करने की। हमारे यहाँ अभी भी
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिक्षित नहीं है, जागरूक नहीं है। तो कोशिश ही कर सकते हैं हम इनको जागरूक करने की और शिक्षित करने की। सरकार अपनी तरफ से काफी विज्ञापन करती है, आप लोग भी लगातार इस चीज के लिए जोर देते हैं, हम लोग भी देते हैं। तो हम लोग को अपने अपने स्थानों पे इन चीजों को फोर्स करना है कि नहीं भाई, मास्क को पहन के ही रखना है, दूरी बना के रखनी है। कोई अभी फंक्शन वगैरह में यहाँ तक नहीं करना है, कोई मजबूरी में अगर कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो कम से कम लोगों में वो शादी कर लो, वो अपना कोई भी फंक्शन ऐसा है वो कर लो जो मजबूरी का फंक्शन है, घर घर के लोगों में, कम से कम लोगों में। और नहीं तो संक्रमण अगर फैल गया तो दूसरी लहर से भी बेकाबू तीसरी लहर का आशंका है। दूसरी लहर में हमने कितने लोग खोए हैं वो हर कोई जानता है। मनोज जी, बिल्कुल आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है, चूंकि आपने कहा और अभी तीसरी लहर की भी आशंका का जो कि आपने जिक्र किया, तो हम लोगों ने पीछे क्या सीखा है और उस सीख से उससे सबक लेते हुए हम लोग आगे भविष्य के लिए कितना तैयार हैं, या इस विषय को आप और कैसे बता सकते हैं? दर्शकों के लिए भी क्या एक संदेश आप दे सकते हैं आज इस डॉक्टर्स डे के अवसर पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात, आपने अब बताया ही होगा अपनी प्रस्तावना में कि डॉक्टर्स डे हम डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय जो बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी थे और डॉक्टर थे, उनकी जन्म और मृत्यु तिथि 1 जुलाई थी। उनके ऑनर में हम इसको मनाते हैं। वो चीफ मिनिस्टर बनने के बावजूद मरीज देखा करते थे और फ्री में देखा करते थे और गरीब मरीजों को देखा करते थे। तो डॉक्टर्स डे हर देश में मनाया जाता है, पर अलग अलग तारीख में मनाया जाता है जी। प्रैक्टिकली हर देश में। हिंदुस्तान में 1 जुलाई को मनाया जाता है हर साल। और इस साल तो स्पेशल दिन रहा कि मोदी जी ने आज दोपहर में 3 बजे डॉक्टर्स को एड्रेस करा एक जूम मीटिंग के जरिए, जिसमें उन्होंने डॉक्टर्स के द्वारा किए हुए कार्यों में उनकी सराहना करी और डॉक्टर्स को पूरा सपोर्ट करने की बात करी। और उन्होंने बताया कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट सरकार ने बढ़ा दिया है जी। उसके बारे में वो आपके पास सारे आंकड़े आ गए होंगे और आप दर्शकों को बता रहे होंगे। जी जी जी। ठीक है, तो डॉक्टर्स डे। दूसरी चीज ये कि इस साल विडंबना ये रही कि हम लोगों ने पूरी कोशिश करी, हमने बहुत सारे अपने रिश्तेदारों को, जानने वालों को, दोस्तों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, सबको खोया है और हमने अपने साथियों को भी खोया है। तो ये एक श्रद्धांजलि वाली डॉक्टर्स डे अब मैं मानूंगा इसको, कोई सेलिब्रेशन वाली नहीं मानूंगा। तो इस बार तो एक श्रद्धांजलि है और हमने एक श्रद्धांजलि घर पे ही सबकी अर्पित करने की वो रखी है कि शाम को 8 बजे हर डॉक्टर अपने घर पे, अपनी क्लिनिक पे, अस्पताल पे मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेगा जो दिवंगत हो गए इस कोरोना काल में, उनकी याद में। चलिए डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी, बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर मनोज अग्रवाल को आप सुन रहे थे, उन्होंने भी अपने तमाम अनुभवों को साझा किया और इंडिया न्यूज़ लगातार ऐसे डॉक्टर्स को नमन कर रहा है जिन लोगों ने कोरोना काल के बीच में हम सब की सेवा की हो। इस पूरे महामारी के दौर में हम लोगों को उस दौर से बाहर निकाल करके लाए हैं, लेकिन चुनौतियां अभी भी बरकरार हो और हमको और आपको अपनी जिम्मेदारियों को भी इसी के साथ समझना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, फौरन वापस आते हैं।